कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश में। आज किस लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिखाऊंगा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट सिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अपना भरपूर वाला प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस टेंस के अंतर्गत आने वाले हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, ये मुख्य क्रिया क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कर्ता द्वारा किया जाने वाला काम या फिर ऐसे शब्द जो किसी काम का होना बताते हैं, जैसे कि बोलना, सुनना, देखना, लिखना, पढ़ना। ये सभी शब्द क्या बता रहे हैं, किसी ना किसी काम का होना। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं मुख्य क्रिया, इंग्लिश में मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये शब्द दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काम बीते समय में शुरू होता है और वर्तमान समय तक जारी रहता है। इस टेंस में काम पास्ट टाइम में बीते समय में शुरू हो जाता है और वर्तमान समय तक, अभी के समय तक वो काम लगातार होता रहता है। ओके, नेक्स्ट है काम शुरू होने का समय भी दिया होता है। इन वाक्यों में हमें यह भी दिया होता है कि पास्ट टाइम में काम कब शुरू हुआ था, यानी काम शुरू होने का समय इसमें दिया होता है। ठीक है, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समय की। समय दो प्रकार का दिया होता है इसमें, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। दोनों में क्या अंतर है? निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का नाम। अगर आपको समय का नाम दिया है तो वो निश्चित समय है, और अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि। ठीक है, तो निश्चित समय क्या होता है, ये समय का नाम होता है, जैसे कि सन 2018 से, यानी अगर आपको कोई सन दे रखी है जैसे 2001, 2010, 2015, तो ये निश्चित समय के अंतर्गत आता है। ठीक है, महीने का नाम दिया है तो वो भी निश्चित समय के अंतर्गत आएगा, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। ठीक, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, यानी दिनों का नाम भी निश्चित समय के अंतर्गत आता है। 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 2:30 बजे से, 3:30 बजे से, 3:45 बजे से, ये भी आपका निश्चित समय के अंतर्गत आता है। कल से निश्चित समय, सुबह से निश्चित समय, जन्म से निश्चित समय, दिवाली से निश्चित समय, यानी त्योहार अगर कोई है उसका नाम दिया तो वो भी निश्चित समय के अंतर्गत आता है। ये सभी क्या हैं, समय के नाम हैं। देख सकते हो आप, ये सब क्या है, समय के नाम हैं। तो जब समय का नाम दिया होता है वो होता है हमारा निश्चित समय। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। जैसे वर्षों से, निश्चित समय में सन का नाम था, लेकिन अनिश्चित समय में दिया होगा 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, कई वर्षों से या वर्षों से। ठीक, महीनों से, निश्चित समय में क्या था, महीने का नाम दिया था, लेकिन अनिश्चित समय में क्या दिया होगा, 1 महीने से, 2 महीने से, कुछ महीने से, बहुत महीने से या महीनों से। ये हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। कई दिनों से, निश्चित समय में दिन का नाम, लेकिन अनिश्चित समय में क्या दिया होता है, 2 दिन से, 3 दिन से, बहुत दिन से, कई दिनों से, थोड़े दिनों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 2.5 घंटे से, 1.5 घंटे से, ये एक अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम है। जबकि निश्चित समय में क्या होता है, 2 बजे से, 3 बजे, 4 बजे से। ठीक है, लेकिन अनिश्चित समय में पीरियड ऑफ टाइम हो गया यानी 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। बहुत देर से, थोड़ी देर से, 5 सप्ताह से, कई सप्ताहों से, कई महीनों से, कई दिनों से, ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम है। ये समय की अवधि बता रहे हैं, ना कि समय का नाम। और निश्चित समय में क्या बता रहे हैं, समय का नाम। तो ये 2 प्रकार के समय आपको इस टेंस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इन 2 वाक्यों से समझ लेते हैं। वह 2 बजे से यह किताब पढ़ रहा है या फिर वह 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में मुख्य क्रिया हमारा पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, आना, जाना, ये सब क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी काम का होना बताते हैं, इसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इसमें मुख्य क्रिया है पढ़ना, और पढ़ने के साथ क्या लगा है, रहा है। तो ये हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता है यदि इसमें समय भी दिया हो, यानी काम करने का समय दिया हो। तो यहां में दिया है 2 बजे या 2 घंटे से। अब ये 2 बजे कैसे हैं,
पिछले 2 बजे से, यानी जो पास्ट टाइम में 2 बज गए थे वहां हमारा ये काम शुरू हुआ और अभी तक ये काम चल रहा है। 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से पढ़ने का काम चल रहा है। तो ये वाक्य जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। देखिए इसमें काम बीते समय शुरू होता है, वर्तमान समय तक जारी रहता है। यहां पर देखिए 2 बजे काम शुरू हुआ और अभी तक किताब पढ़ने का काम चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें वाक्य में समय नहीं दिया होता है, जैसे कि वह यह किताब पढ़ता रहा है, लेकिन इस वाक्य से हमें यह पूरी जानकारी मिलती है कि किताब पढ़ने का काम पास्ट टाइम में, बीते समय में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। अगर यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता तो होता वह यह किताब पढ़ रहा है, तो हमें केवल ये जानकारी दी जाती कि वर्तमान समय में काम चल रहा है। हमें ऐसा नहीं बताया जाता कि काम बीते समय में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो इसमें हमें यही पता चलता है कि काम यहाँ पर किताब पढ़ने का बीते समय में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। वह यह किताब पढ़ता रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता? मैं यह किताब पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, वह सुन रहा है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, तुम अंग्रेजी पढ़ते रहे हो, वह सुनता रहा है, तुम्हारी माताजी काम करती रही हैं। तो इन वाक्यों से ये पता चलता है कि काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ था, बीते समय में शुरू हुआ था और अभी तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होती है हमारी पहचान। अब हम समझ लेते हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम क्या हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या नियम हैं। इस टेंस में हम हैज बीन या हैव बीन और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के साथ में हम सिंस लगाते हैं SINCE और अनिश्चित समय के साथ हम फॉर लगाते हैं FOR। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी टेंस हो, प्रत्येक टेंस के सेंटेंसेस वाक्यों को हम इन 3 भागों में बांटते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही ये किसी भी प्रकार का प्रश्न होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के नियम क्या है। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, कर्ता क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला, उसे हम कहते हैं कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। हैज कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन। एक वचन आप अच्छी तरह जानते हैं, जहां पर काम करने वाला केवल एक ही हो, उसे हम कहते हैं एक वचन। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा या फिर ही, शी, इट, इन तीनों में से कोई होगा तो हम हैज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा, क्या होगा? बहुवचन, जहां काम करने वाला एक से अधिक हो, बहुवचन होगा या फिर आई, वी, यू, दे, इन चारों में से कोई होगा, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। हैज कब लगाएंगे? जब कर्ता हमारा एक वचन या ही, सी, इट होगा। हैव कब लगाएंगे? जब कर्ता हमारा बहुवचन या आई, वी, यू, दे होगा। ठीक है, हैज हैव के बाद हमें बीन लगाना है, BENN, बीन। ठीक है, और बीन के बाद हमें लगाना है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब शॉर्ट में लिख देता हूं, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख देता हूं OBJ, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, और इस कर्म के बाद हमें सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है, सिंस या फॉर। ठीक है, इनमें से कोई एक लगाना है। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। और इसके बाद हमें टाइम लगा देना है, समय।
ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाएंगे, और फिर निश्चित समय होने पर सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होने पर फॉर लगाएंगे, फिर टाइम लगा देंगे। सिंस और फॉर क्या होगा, से की इंग्लिश। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं 9 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कर्ता यानी काम करने वाला। तो इसमें काम करने वाला कौन है, मैं। क्यों, क्योंकि मेरे द्वारा काम किया जा रहा है पढ़ाने का। तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैं की होती है आई। ठीक है, हमने सब्जेक्ट लगा लिया, अब हमें लगाना है हैज या हैव में से कोई एक। तो क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव लगता है, तो हमने यहां हैव लगा लिया, आई हैव। ठीक है, फिर क्या लगाना है, बीन, तो हम बीन लगा लेते हैं, आई हैव बीन। ठीक है, फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ाने का। ठीक है, तो ये पढ़ाना क्या है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, तो इसकी हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। पढ़ाने की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, टीचिंग। टीच में आईएनजी जोड़ दो तो ये आईएनजी फॉर्म होगी टीचिंग। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या है इसमें, इंग्लिश, तो यहां इंग्लिश लगा देते हैं, इंग्लिश। ठीक है, फिर हमें क्या लगाना है, समय यानी सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। तो यहां समय हमारा कैसा है, 9 बजे से, ये एक निश्चित समय है, तो से की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस। फिर हमें लगा देना है टाइम। टाइम हमारा 9 बजे यानी 9 o'clock, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 o'clock। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, फिर हमने हैज हैव में से एक लगा लिया, फिर बीन लगा लिया, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा ली, फिर ऑब्जेक्ट लगा लिया, फिर सिंस या फॉर में से एक लगा लिया, फिर हमने टाइम लगा लिया 9 o'clock। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी नकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग जरूर किया जाता है। जैसे तुम सुबह से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हो, इसमें ये नहीं शब्द आया है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है तो उसे इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। ठीक है, हैज हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना। नॉट क्या हो जाएगी, नहीं की इंग्लिश हो जाएगी। नॉट के बाद हमें बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म लगाना है। कर्म के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। निश्चित समय होने पर सिंस लगाना है और अनिश्चित समय होने पर फॉर लगाना है। ये हमारी से की इंग्लिश हो जाती है। फिर हमें टाइम लगा देना। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। क्यों, क्योंकि तुम के द्वारा काम किया जा रहा है खेलने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं यू। अब यू के हिसाब से, यू के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यू हैव। अब हमें क्या करना, नॉट लगा लेना है, तो हमने यहां नॉट लगा लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, नहीं की इंग्लिश। अब हमें बीन लगा लेना है, तो हमने बीन लगा लिया। ठीक है, फिर हमें क्या करना, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलने की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्ले में आईएनजी जोड़ दो तो ये आईएनजी फॉर्म हो गई प्लेइंग। ठीक है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट मैच, हमने ऑब्जेक्ट लगा लिया। हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है, तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। तो यहां हमारा टाइम है सुबह से, जो कि निश्चित समय होता है, इसलिए हम से की इंग्लिश सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस, SINCE, सिंस। ठीक है, अब हमें टाइम लगा देना। टाइम हमारा सुबह, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, और यहां फुल स्टॉप। ठीक है, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जो प्रश्न के रूप में होता है, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। ऐसे वाक्य जिनका हम उत्तर देते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में ही दिया जा सकता है। ऐसे प्रश्न अक्सर क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम बहुत देर से अंग्रेजी सीख रहे हो? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दे सकते हो? या तो इसका उत्तर आप हाँ में दे सकते हो या फिर ना में दे सकते हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये अक्सर क्या से शुरू होते हैं। दूसरा होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चन। तो ये प्रश्न कैसा होता है? इसमें प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जरूर दिया होता है, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसका, कौन सी। और इन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे तुम बहुत देर से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? तो क्या आप इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना। तो ऐसे प्रश्न हमारे कहलाते हैं WH टाइप क्वेश्चन, और इसमें प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड जरूर दिया होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपका वाक्य यस नो टाइप का है, क्वेश्चन आपका यस नो टाइप है, तो सबसे पहले आप हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे शुरू में, ठीक है। और इसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम हैज लगाएं या हैव लगाएं तो ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो आप हैज लगाना शुरू में, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप शुरू में हैव लगा देना, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बीन, ठीक। फिर बीन के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर हमें लगा देना है टाइम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गई बात? तो चलिए एक वाक्य लिख लेते हैं। क्या तुम बहुत देर से यह काम कर रहे हो? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है, क्या से शुरू है, इसका उत्तर आप हाँ या ना में ही दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, हैज या हैव? तो ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर, कर्ता पर। यहां करता है तुम, तो हमें क्या लगाना है, हैव। तो हमने यहां सबसे पहले हैव लगा लिया, ठीक है। हैव के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी यू, ठीक है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगाना, तो बीन लगा दिया हमने। फिर हमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। मेन वर्ब क्या है इसमें, करना, और करने की आईएनजी फॉर्म डूइंग, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें यह काम, दिस वर्क, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर में से कोई एक। तो यहां हम क्या लगाएंगे, बहुत देर से, ये हमारा समय है बहुत देर से। तो इसमें से एक इंग्लिश क्या आएगी, सिंस या फॉर। तो बहुत देर, ये पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो हम यहां से एक इंग्लिश फॉर लगाएंगे, ठीक है। फॉर, और बहुत देर की हो जाएगी अ लॉन्ग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्या तुम बहुत देर से ये काम कर रहे हो? तो इस प्रकार से हम यस नो टाइप क्वेश्चंस को बनाते हैं। मैं दो सेंटेंस बोलता हूं, आप बनाइए। क्या आप 10 मिनट से अंग्रेजी सीख रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स? क्या तुम्हारा भाई सुबह से मैच खेल रहा है? हैज योर ब्रदर बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं WH टाइप क्वेश्चंस की। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं WH टाइप क्वेश्चंस की। अगर आपका वाक्य, आपका प्रश्न WH टाइप क्वेश्चन है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, किसका, कौन सी, उसकी इंग्लिश लगाएंगे, ठीक है। फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, ये निर्भर करता है कर्ता पर, ठीक है। कर्ता एक वचन तो हैज लगा देना, कर्ता बहुवचन तो हैव लगाना, ठीक है। और इसके बाद हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना, कर्ता के बाद बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, ठीक है। अगर आपका प्रश्न WH टाइप क्वेश्चन है तो सबसे पहले उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। यहां मैंने शॉर्ट में लिखा QW यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है।
पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक वाक्य बना लेते हैं। तुम बहुत देर से यह काम क्यों कर रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ये क्यों शब्द आ गया, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हमें इसकी इंग्लिश लगानी है QW की, तो क्यों की होती है वाई, ठीक है, हमने वाई लगा दिया। अब हमें हैज या हैव में से एक लगाना है, तो हमारा इसमें करता है तुम, तो हम लगाएंगे हैव, ठीक है। फिर हमें लगा देना है सब्जेक्ट यानी यू, ठीक है। फिर हमें लगाना है बीन, तो हमने बीन लगा दिया। फिर हमें लगाना मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें करना, तो करने की आईएनजी फॉर्म डूइंग, ठीक है। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह काम, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क। फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर में से कोई एक, तो क्या लगाएंगे, बहुत देर, ये पीरियड ऑफ टाइम है अनिश्चित समय, तो सेक इंग्लिश फॉर लगाएंगे, फॉर, ठीक है। फिर हमें लगा देना टाइम, टाइम में ए लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम बहुत देर से ये काम क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन है, तो हम उसको इंग्लिश में इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाते हैं, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लगाते हैं, फिर हम टाइम लगा देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारा वाक्य में समय नहीं दिया है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए एक हम ऐसा वाक्य ले लेते हैं जिसमें समय नहीं दिया हो। सपोज कर लो कि आपको दिया है तुम यह काम करते रहे हो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसमें टाइम नहीं दिया तो टाइम का पोर्शन हम इतना हिस्सा छोड़ देंगे, तो ये बनेगा यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क और फुल स्टॉप, क्योंकि समय नहीं था तो हमने समय छोड़ दिया। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम करते रहे हो। तो इस प्रकार से अगर समय नहीं दिया है वाक्य में तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा रह जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो, यानी लास्ट में प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह भी दिया और उसमें नहीं शब्द भी हो, तो हम क्या करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद ही नॉट लगाते हैं। जैसे क्या तुम यह काम नहीं करते रहे हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, क्या से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, और इसमें नई शब्द भी है, तो ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, कर्ता के बाद हमें नॉट लगा देना है, तो हैव, फिर हमें कर्ता लगाना यू, फिर हम नॉट लगा देंगे, यू नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट दिस वर्क, और अगर टाइम दिया तो टाइम लगा लेंगे, नहीं है तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, यहां पर सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, चाहे आपका प्रश्न क्या वाला हो यानी यस नो टाइप हो, चाहे WH टाइप क्वेश्चन हो, दोनों ही स्थितियों में हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, तो आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगी, ये टेंस आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे लिख लीजिए।